वाले हैं लोड बैलेंसर एल्गोरिदम्स के बारे में। दिस इज अ वन शॉट वीडियो जहां पे मैं तुम्हें सारे की सारी एल्गोरिदम्स ऑफ द लोड बैलेंसर पढ़ाने वाला हूँ। ये सारी एल्गोरिदम्स जो तुम देख रहे हो, जो यहाँ पे अभी लिखी हुई हैं, ये सारी एल्गोरिदम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं लोड बैलेंसर की। राउंड रॉबिन, वेटेड राउंड रॉबिन, लीस्ट कनेक्शन, वेटेड लीस्ट कनेक्शन, लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम, आईपी हैशिंग, कंसिस्टेंट हैशिंग प्लस वर्चुअल नोड्स एंड कंटेंट बेस्ड और जियोलोकेशन बेस्ड लोड बैलेंसिंग। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोड बैलेंसर क्या होता है और क्यों यूज होता है, और उसके बाद फिर हम लोग इन एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे। लोड बैलेंसर्स का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म नहीं होता, लेकिन हाँ, लोड बैलेंसर एल्गोरिथम्स वाला कॉन्सेप्ट इस एक वीडियो के अंदर सारा कवर अप हो जाएगा। और अगर तुम मुझे बीच बीच में यहाँ ऐसे देखते हुए देखो तो मैं अपने नोट्स रेफर कर रहा हूँ जो मैंने अपने मैक में खोल रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया लोड बैलेंसर क्या होता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है। तो दो तरीके की आपकी स्केलिंग होती है। पहली होती है आपकी वर्टिकल स्केलिंग, और दूसरी होती है आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो, वर्टिकल स्केलिंग बड़ी सिंपल चीज़ है कि यार तुमने एक सर्वर रखा, एक सर्वर तुम्हारे पास था, और मान लो उस सर्वर की 64 GB की तुम्हारी रैम थी, लेट से, ठीक है। और आपका, या चलो ये ज़्यादा हो गया, मान लो आपकी 8 GB की रैम थी और आपके 64 कोर्स थे उसमें, ठीक है, CPU के। तो ये आपके सर्वर की कैपेसिटी थी और आप लोग हैंडल कर पा रहे थे 10,000 रिक्वेस्ट दिन की। लेकिन अब 10,000 से बढ़ के रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई हैं 50,000 दिन की। अब जब 50,000 आई तो आपने क्या करा, 8 GB रैम को 16 GB कर दिया, आपने 64 कोर्स को 128 कोर्स में बदल दिया। लेकिन अभी भी आप रुक नहीं रहे, आपके यूज़र्स बढ़ गए। अब आपके यूज़र्स हो गए हैं 1 से 2 लाख, 100 से 200 के यूज़र्स हो गए हैं आपके दिन के। तो एक लिमिट ही है जो आप इस सर्वर को एक्सटेंड कर पाओगे। तो ये जो एक ही सर्वर की कैपेसिटी आप बढ़ाते जा रहे हो, इसी को हम लोग वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ऑन द अदर हैंड इज इसका दूसरा वर्जन कि भाई तुमने एक सर्वर की कैपेसिटी बढ़ा ली। अब कितनी बढ़ाओगे, एक लिमिट है। तो तुम कहते हो कि यार एक सर्वर से हैंडल नहीं हो रहा, तो एक काम करो, सर्वर 1 जो पिछला था उसको रखो, एक सर्वर 2 इसके साथ में खड़ा कर दो, एक सर्वर 3 उसके साथ में खड़ा कर दो। जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है, सर्वर लेकर आते जाओ, मल्टीपल सर्वर्स खड़े कर दो और मल्टीपल सर्वर्स में लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। समझ में आया? याद रखना, वर्टिकल वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल ये होता है लंबाई में, हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे चौड़ाई में। तो वर्टिकल स्केलिंग यानी जब मैं कह रहा हूँ बड़ा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, मतलब एक ही जो आपका सर्वर था उसको और पावरफुल करते जा रहे हो, तभी तो वो और बड़ा बनता जा रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक सर्वर उतना ही है, आपने उसके रेप्लिका क्रिएट कर दिए। रेप्लिका नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, और सर्वर्स आप ले आए ताकि आपका लोड हैंडल हो जाए। तो एक सर्वर, एक और सर्वर, एक और सर्वर, एक और सर्वर, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। लोड बैलेंसर कहाँ काम आएगा? ऑब्वियसली आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में काम आएगा, जब आपने मल्टीपल सर्वर ले आए हो। आपके पास मल्टीपल सर्वर है, अब आप कह रहे हो मल्टीपल सर्वर में लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करोगे? यहीं पे आपकी लोड बैलेंसर काम आता है। तो आप ये समझ लो कि अगर आपकी एक रिक्वेस्ट आ रही है, वो आएगी आपकी पहले लोड बैलेंसर पर। अब लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि अगर आपके पास 3 सर्वर थे, मान लो ये आपका सर्वर 1 था, ये आपका सर्वर 2 था और ये आपका सर्वर 3 था, तो आपका लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी R1 ये कौन से सर्वर पे जाने वाली है। सर्वर 1 पे जाएगी या फिर 2 पे जाएगी या फिर 3 पे जाएगी, किस पे जाएगी, ये डिसीजन लेता है आपका लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर का काम क्या है? लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जब आप करते हो, आपके पास मल्टीपल सर्वर खड़े हो जाते हैं, उन मल्टीपल सर्वर्स में आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके लिए आप लोड बैलेंसर का इस्तेमाल करते हो। ये तो मैंने यूज केस बता दिया, लोड बैलेंसर का यूज केस क्या है। अब वो करता कैसे? मैंने बोला कि यार ये डिसीजन लेना है ना आपको, एक एक्चुअली है तो ये डिसीजन ही कि आपको रिक्वेस्ट को कहाँ भेजना है, सर्वर 1 में या 2 में या 3 में। वो डिसीजन आप कैसे लोगे, किस बेसिस पे लोगे? तो लोड बैलेंसर एल्गोरिदम्स का यूज करता है कुछ ये डिसीजन लेने के लिए। ये मल्टीपल एल्गोरिदम्स है, एक एक करके इन सब की एल्गोरिदम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर 1 होती है आपकी एल्गोरिदम विच इज राउंड रॉबिन। सबसे सिंपल एल्गोरिदम है, आओ इसको फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहले आई आपकी राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगेगा नहीं इसमें। राउंड रॉबिन क्या कह रहा है? देखो, राउंड रॉबिन कहता है भाई बहुत सिंपल तरीका है। तुम्हारे पास में एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, तुम्हारे पास में एक रिक्वेस्ट है, ये तुम्हारा खड़ा लोड बैलेंसर, इसको डिसाइड करना है कहाँ भेजूं। इसके पास तुम्हारा सर्वर 1 है, सर्वर 2 है और सर्वर 3 है। ये कहता है यार सिंपल तरीका है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट ही करना है ना, तो पिछली रिक्वेस्ट जहां गई थी वहां मत भेजियो, बस सिंपल एल्गोरिथम मानता है, ठीक है। तो ये कहता है कि सिंपल, अगर तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट आई
वो रिक्वेस्ट 1 तुम्हारी सर्वर 1 पे चली गई, तो रिक्वेस्ट 2 कहाँ जाएगी, जहां पे चली गई थी वहां नहीं, तो सर्वर 2 पे चली जाएगी। रिक्वेस्ट 3 यहाँ पे चली जाएगी, फिर रिक्वेस्ट 4 फिर से यहाँ पे चली जाएगी, रिक्वेस्ट 5 फिर से यहाँ पे, रिक्वेस्ट 6 यहाँ पे। ठीक है, तो राउंड रॉबिन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से इन सर्वर्स में लोड आपका डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा राउंड रॉबिन फैशन में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक एल्गोरिथम, सिंपल है, इसमें आपको कुछ मेंटेन नहीं करना है, कोई आपकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, एक एक करके हर एक सर्वर पर लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अब मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ। ये तब तो सही है कि जब सारे सर्वर की कैपेसिटी सेम है, लेकिन मान लो सारे सर्वर जो आपने खड़े करे हैं वो सेम कैपेसिटी के नहीं है। ऐसा होता है, आप लोग अगर क्लाउड में काम करते हो AWS वगैरह में, तो आपको पता होगा कि मान लो आपने मल्टीपल सर्वर्स खड़े करे हुए हैं, EC2 इंस्टेंस खड़े करे हुए हैं, हर EC2 इंस्टेंस की, हर सर्वर की आप कैपेसिटी सेम नहीं रखते हो, किसी की आप कम रखते हो, किसी की आप ज्यादा रखते हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपका सर्वर 1, मान लो, अभी आगे बढ़ते हैं, मैं अगले पेज पे ही बता देता हूँ। मान लो वेटेड राउंड रॉबिन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे वेटेड राउंड रॉबिन, इसमें होगा क्या। अब मान लो कि तुम्हारा जो सर्वर 1 था, ठीक है, ये जो सर्वर था ये था आपका 8 GB रैम का, और इसमें CPU लेट से 64 कोर थे। सर्वर 2 था आपका, सर्वर 2 था आपका 16 GB रैम का, ठीक है, और इसमें आपके 128 कोर थे। और आपका सर्वर 3 था, सर्वर 3 था आपका मान लो 4 GB रैम का, जिसमें कितने कोर थे, 32 कोर थे। ये मैंने एग्जांपल लिया है सिर्फ, आपके ये 3 सर्वर हैं अगर खड़े हुए, तो अब आप क्या करते हो, आप कहते हो यार ये सर्वर सेम कैपेसिटी के नहीं है। अगर ये सर्वर सेम कैपेसिटी के नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे आंख बंद करके पूछूं कि यार इनमें से बता दे कौन सा सर्वर ज्यादा लोड हैंडल कर पाएगा, आप कहोगे यार ऑब्वियस सी बात है कि सर्वर 2 ज्यादा लोड हैंडल कर पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। उसके बाद सर्वर 1 हैंडल कर पाएगा, फिर सर्वर 3 हैंडल कर पाएगा, राइट। तो सर्वर 2 को ज्यादा लोड देना सेंस बनाता है इसके और इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये ज्यादा लोड हैंडल कर पाएगा, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो वेटेड राउंड रॉबिन यही करता है। तो मान लो मैंने यहां पर ना वेट्स असाइन कर दिए, इसको वेट मैंने असाइन करा कितना, बताओ क्या क्या वेट असाइन कर सकते हैं। इसको मान लो मैंने वेट असाइन करा 1, और इसको मैंने कर दिया 2, और इसको मैंने कर दिया 3। ये मैंने वेट्स असाइन कर दिया मान लो इस पे। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास कितने वेट असाइन करे मैंने, टोटल 6 है ना। तो मान लो मेरे पास 12 रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट 1 से लेके डॉट 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 मेरे पास मान लो 12 रिक्वेस्ट हैं। तो क्या होगा, अगर सर्वर 1 का वेट 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि पहली 2 रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे जाएगी, इसका वेट 2 है, इसका वेट 3 है, इसका वेट 1 है, ठीक है, इसका वेट 1 है। तो अब सिंपल है कि अभी भी राउंड रॉबिन होगा, अभी भी राउंड रॉबिन होगा, लेकिन वेट के हिसाब से होगा। मतलब सर्वर 1 पे ही रिक्वेस्ट जाएगी पहले, फिर सर्वर 2 पे जाएगी, फिर सर्वर 3 पे जाएगी, वो राउंड रॉबिन मेंटेन्ड है। लेकिन कितनी जाएंगी, पहले ये था ना कि एक 1 पे, एक 2 पे, एक 3 पे, फिर एक 1 पे, एक 2 पे, एक 3 पे, अब वो नहीं है। अब जो वेट है उसके हिसाब से जाएगी, मतलब रिक्वेस्ट 1 और रिक्वेस्ट 2, क्योंकि सर्वर 1 है तो रिक्वेस्ट 1 और रिक्वेस्ट 2 तुम्हारी यहां चली गई। अब इस पे 3 रिक्वेस्ट जानी चाहिए, मतलब रिक्वेस्ट 3, रिक्वेस्ट 4, रिक्वेस्ट 5 इस पे चली गई। अब इस पे एक ही आनी चाहिए, रिक्वेस्ट 6 इस पे गई, रिक्वेस्ट 6 इस पे गई। उसके बाद फिर से अब आपकी 7वीं रिक्वेस्ट कहां जाएगी, 7वीं रिक्वेस्ट आपकी यहां जाएगी, 8वीं रिक्वेस्ट आपकी यहां जाएगी। 2 जानी थी, यहां पे 3 जानी थी, रिक्वेस्ट 9, रिक्वेस्ट 10, रिक्वेस्ट 11, ये 3 यहां गई, एक यहां पे जाएगी, रिक्वेस्ट 12 आपकी फिर यहां पे जाएगी। इस तरीके से आपका वेटेड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम चलता है, मतलब चलेगा राउंड रॉबिन ही अभी भी पहले सर्वर 1 पे जाएगी, फिर 2 पे जाएगी, फिर 3 पे जाएगी, लेकिन कितनी 1 पे जाएंगी, कितनी 2 पे जाएंगी और कितनी 3 पे जाएंगी, ये चेंज हो गया अब आपका। ये आपका वेटेड राउंड रॉबिन था, ठीक है। तो पिछले वाले में प्रॉब्लम क्या थी, मैंने बताया कि यार आपके सर्वर इक्वल नहीं थे। अब आपके सर्वर इक्वल नहीं है, तो उसकी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी। अगली एल्गोरिथम देखो क्या लिखी हुई है यहाँ पे, लीस्ट कनेक्शंस लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है समझते हैं। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या थी यार, इसमें ना ये तो तुमने सर्वर की कैपेसिटी कैलकुलेट कर ली, जब तुमने सर्वर मान लो खरीदा, आपने सर्वर डिसाइड करा यार ये सर्वर बनाना है, ये 1 2 ये 3, तो आपने कर लिया। लेकिन आप लाइव जो सर्वर की हेल्थ है उसको चेक नहीं कर रहे। आपने इनिशियली देख लिया भाई ये तो उसकी कैपेसिटी है, ये तो उसकी कैपेसिटी है, ये तो उसकी कैपेसिटी डिफाइंड है, पर लाइव हेल्थ कैसी चल रही है। हो सकता है कि ये सबसे बढ़िया सर्वर है, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा लोड हो रखा हो, या इसमें कोई टास्क फंस गया हो, कुछ एरर आ गया हो, ये फंसा पड़ा है, इस पे बहुत ट्रैफिक है, और तुम इसी पे लोड डाले जा रहे हो, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। एक्चुअली में तो आपको लाइव सिचुएशन ऑफ द सर्वर अगर देखनी है, वो कैसे देखोगे आप। तो वो करने के लिए हमने कहा कि भाई एक एल्गोरिथम ले लेते हैं, लीस्ट कनेक्शंस यूज्ड, या लीस्ट कनेक्शंस सिंपल से LCU बोलते हैं इसको, लीस्ट कनेक्शंस यूज या सिंपल लीस्ट कनेक्शन। वो ये कहता है कि मान लो तुम्हारे पास में सर्वर 1 था, सर्वर 2 था और सर्वर 3 था, ये 3 तरीके के तुम्हारे सर्वर थे। इस पे 20 एक्टिव कनेक्शन थे,
इस पे मान लो 40 एक्टिव कनेक्शन थे और इस पर मान लो 15 एक्टिव कनेक्शन थे, ठीक है। तो तुम्हारी मान लो अब रिक्वेस्ट आ रही है तो वो कहां जाएगी, वो उस पे जाएगी जो सबसे कम कनेक्शन ऑलरेडी होल्ड करके बैठा हुआ है, विच इज दिस सर्वर। क्योंकि इस पे सिर्फ 15 कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि इस पे सिर्फ 15 कनेक्शन है तो तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है वो इस सर्वर से सर्व होनी चाहिए। तो अब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो यहां चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ये आपका लीस्ट कनेक्शन यूज हो गया। अब वेटेड लीस्ट कनेक्शन यूज क्या है, देखो इसमें भी आपने ये बोला कि यार वो सर्वर की कैपेसिटी वाली बात तो अभी भी ठीक है ना यार, सर्वर की कैपेसिटी वाली बात तो अभी भी ठीक है। ये तुमने बोला कि जिस पर सबसे लीस्ट कनेक्शन है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यार अभी इस सर्वर पे लीस्ट कनेक्शन तो है लेकिन इस सर्वर की कैपेसिटी भी सबसे कम है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि भाई ये एक्चुअली में भाई हो, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया था तुम्हें वैसे ही कि यार ये अच्छी कैपेसिटी का, इस पे 20 कनेक्शन तुम्हें दिख रहे हैं लेकिन सबसे तगड़ा सर्वर यही हो, ठीक है, और ये कम तगड़ा हो, ये तो सबसे कम तगड़ा हो, और तुमने बोला कि भाई क्योंकि ये सबसे कम कनेक्शन होल्ड करता है मैं इस पे डाल देता हूं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ राइट फैक्टर। तो तुम आए वेटेड लीस्ट कनेक्शन पर, वेटेड एलसीयू पे आए तुम। वेटेड एलसीयू क्या है, वेटेड लीस्ट कनेक्शन यूज क्या कहता है, वो कहता है यार वेट भी है सर्वर्स का, दोनों चीजों को कंसिडर करके चलो। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। वो क्या करता है, वो कहता है भाई देखो सिंपल चीज है कि यार ये सर्वर है S1, ये सर्वर है S2 और ये सर्वर है S3, ठीक है। अब इस पे वेट दे दो, मान लो इसका वेट मैंने दे दिया 2 और इसका वेट मैंने दे दिया 3 और इसका वेट दे दिया मैंने 1, जैसे उस एग्जांपल में हमने किया था। अब ठीक है, ये इसके वेट है, ये मैंने इसका वेट दे दिए, और मान लो इस पे एक्टिव कनेक्शन थे 20, इस पे एक्टिव कनेक्शन थे क्या क्या लिए थे मैंने 40 और 15, इस पे 40 लिए थे, या इस पे 15 ले लेता हूं फिलहाल, इस पे 15 और इस पे मान लो मैंने 40 लिए थे, ठीक है। ये मैंने इनको वेट्स दिए। तो वो कहता है लोड कैलकुलेट करो, इफेक्टिव लोड। इफेक्टिव लोड क्या होता है, इफेक्टिव लोड होता है तुम्हारा नंबर ऑफ कनेक्शंस डिवाइडेड बाय वेट, याद रखना ये, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रखना, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है सिंपल सा। तो यार इस केस में लोड क्या आया, लोड क्या आएगा इस केस में, देख लो नंबर ऑफ कनेक्शन 20 है, वेट 2 है तो 10 आया। इस केस में लोड क्या आया 5 आया, और इस केस में लोड क्या आया 40 आया। तो अब तुम्हें दिखा कि लोड क्या है इफेक्टिव, इफेक्टिव लोड इस पे कम है, इफेक्टिव लोड इस पे कम है। क्यों, क्योंकि इसका वेट भी 3 है, ये पावरफुल भी है और ये अभी कम कनेक्शंस भी होल्ड करके बैठा हुआ है। तो तुमने क्या करा, इफेक्टिव लोड के बेसिस पे अगली रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर 2 पे तुम लोग डाल दोगे। अभी देखो इसको मैं थोड़ा बेटर कर देता हूं एग्जांपल को। लेट से इस पे 15 एक्टिव कनेक्शंस ना होके इस पे कितने होते, मान लो 21 एक्टिव कनेक्शन होते हैं। अब तुम्हें देख के लग रहा है कि यार 20 कनेक्शन इस पे हैं, 21 इस पे, 40, सबसे कम कनेक्शंस तो इस पे हैं। लेकिन अगर तुम लोड देखोगे, इफेक्टिव लोड, तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई इसका लोड क्या है 21/3, 7, इस पे 7 लोड है, इस पे 10 लोड है। तो तुम्हें अगला यहीं पर डालना है, चाहे इसके कनेक्शन कम भी थे तब भी तुमने इसी पर अगला रिक्वेस्ट भेजी, अगली रिक्वेस्ट भेजी। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्टिव लोड तुम्हारा कम था। ये हो गया तुम्हारा वेटेड एलसीयू, विच इज वेटेड लीस्ट कनेक्शन यूज्ड। तो मैंने तुम्हें राउंड रॉबिन पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। नेक्स्ट आता है लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यार ये कनेक्शन यूज तो कोई मैट्रिक ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका ये कहना है कि यार एक कनेक्शन ना अलग अलग टाइप का हो सकता है। मतलब मान लो अगर मेरी एक एपीआई है अपलोड वीडियो की, ठीक है, अपलोड वीडियो की एक एपीआई है, अपलोड वीडियो। अब वीडियो अपलोड करना तो भैया एक हैवी ऑपरेशन है। अगर एक सर्वर एक वीडियो अपलोड की रिक्वेस्ट लेके बैठा है और दूसरा सर्वर एक लॉगिन की रिक्वेस्ट बैठा है लेके, तुम इसको भी एज वन कनेक्शन काउंट कर रहे हो, इसको भी एज वन कनेक्शन काउंट कर रहे हो। हाउ इज दिस फेयर, ये फेयर तो नहीं है ना। तुम इसको भी एक कनेक्शन काउंट कर रहे हो, इसको भी एक कनेक्शन काउंट कर रहे हो, ये तो फेयर ही नहीं है। सिर्फ कनेक्शंस के बेसिस पे चीज करना फेयर नहीं लग रहा। तो वो लेकर आए भैया लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम। उन्होंने कहा सिंपल देख लो, जो सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम सबसे कम है उस पर भेज दो लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल देखते हैं कि यार अगर मेरे पास में S1, S2 और S3 ये सर्वर पड़े हुए हैं और मान लो इसमें 10 ms था, इसमें 18 ms था और इसमें 6 ms लग रहा था टाइम, तो सबसे कम टाइम किस में ले रहा है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम सबसे कम ये ले रहा है। तो इस पे अगली रिक्वेस्ट भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली रिक्वेस्ट इस पे भेज दो, ठीक है। तो अब मैंने आपको लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम भी पढ़ा दिया है, बस यही था लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम।
अब चीजें इंटरेस्टिंग होनी बहुत ज्यादा शुरू होती है आईपी हैशिंग से। आईपी हैशिंग क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छे से समझना आईपी हैशिंग, क्योंकि कंसिस्टेंट हैशिंग तभी समझ में आएगा तब आईपी हैशिंग आएगा। और कंसिस्टेंट हैशिंग इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ठीक है। मतलब हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कंसिस्टेंट हैशिंग, हर इंटरव्यू में, सिस्टम डिजाइन के हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, बैकएंड के हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। लेट्स स्टार्ट। तो अभी इसमें क्या है, देखो इसमें तुमने लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम कर दिया। अब देखो तुम्हारा आता है आईपी हैशिंग। आईपी हैशिंग क्या कह रहा है, ये कह रहा है यार तुम हर बारी अलग सर्वर में भेज रहे हो बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। मतलब अगर मेरे यूजर वन ने, मान लो यूजर वन है, इसकी पर्टिकुलर आईपी होगी आईपी वन, इसने एक रिक्वेस्ट भेजी, तो जब इस सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम कम था, मान लो जब तुम्हारे इस सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम कम था तो तूने रिक्वेस्ट इससे सर्व कर दी। अगर इसका कम था तो तू इससे कर देगा, अगर इसका कम था तो तू इससे सर्व कर देगा। तो इस सर्वर का कोई सेशन मेंटेनेंस तो हो ही नहीं रहा यार, कोई सेशन मेंटेन नहीं हो रहा। अगर इसने लॉग इन कर रखा है, इसने कार्ट में कुछ वैल्यू डाल रखी है, इसने कुछ भी कर रखा है, इट विल नॉट बी मेंटेन्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इससे बढ़िया हमें क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर आईपी को एक पर्टिकुलर सर्वर पर ही डालना चाहिए, तो विच इज आईपी हैशिंग। आईपी हैशिंग क्या कहता है, आईपी हैशिंग कहता है यार सिंपल बात है, तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, वो एक आईपी एड्रेस से आ रही होगी, मान लो 192.168.23.45, एग्जाम्पल लिया, रैंडम कुछ भी ले लिया मैंने, ठीक है। ये एक आईपी है, तो उसने बोला यार इसको एक एफ ऑफ एक्स में डाल दे। एफ ऑफ एक्स क्या है, तुम्हारा हैश फंक्शन है, ठीक है। इस हैश फंक्शन में डाल दे, ठीक है। बस हैश फंक्शन में डालने के बाद मॉडुलस कर दियो उसका नंबर ऑफ सर्वर्स से, ताकि जितने सर्वर हैं उन्हीं में से कोई एक आंसर आए। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, अगर हैश करोगे आप इसका तो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होकर मिल जाएगा। आपको 20 मिल गया, लेकिन आपके सर्वर 3 ही थे, तो आपको 3 से अगर आप मॉडुलस कर लोगे तो आपको पता चलेगा भैया 3 से जब मैं 20 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचता है 2, क्योंकि 3 6 18, तो यानी सर्वर 2 पे मेरे को इसको डालना है। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। इस तरीके से ये चीज काम करती है, राइट। तो बस यही है, सिंपल है कि तुमने सर्वर रखे एस 0 रखा, मान लो S1 रखा, S2 रखा और S3 रखा। तो जब तुमने मान लो इस आईपी एड्रेस को हैश फंक्शन में डाला तो तुम्हारा आंसर आ गया 20। अब तुम ये मत पूछना मेरे से कि आईपी एड्रेस को फंक्शन में डाल के 20 कैसे आ गया, वो अलग अलग तरीके होते हैं यार। अब आप इस आईपी को किसी तरीके से किसी नंबर में कन्वर्ट करो, फिर उसको हैश करो, वो तरीके हैं, वो हैशिंग एल्गोरिथम है, उसमें हमें नहीं जाना। हमें आईपी हैशिंग समझ रहे हैं लोड बैलेंसिंग में। तो एक आईपी के लिए हमेशा एक ही हैश होगा, हैश फंक्शन पर्टिकुलर आपको पता है सेम रिजल्ट देता है। अगर ये आईपी मैं इसमें जितनी भी बार पास करूंगा सेम ही रिजल्ट आएगा। तो अगर इसके लिए आंसर 20 आया और मैंने देखा 0 1 2 3, मेरे पास 3 सर्वर हैं, मैं 3 से डिवाइड करता हूं, मेरा आंसर 2 आता है, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट ये ऐसे 0 1 2 3 नहीं लेना चाहिए था मेरे को, मैंने गलत ले लिया। इसको सिंपल S1 S2 S3 ही ले लेते हैं, ठीक है। S1 S2 S3 ही ले लेते हैं, बिकॉज सिंपल है, ठीक है। इसको S0, इसको S1 और इसको S2 ऐसे रख लो, ठीक है। तो मैंने सीधा बोला भैया क्या है, 20 को 3 से डिवाइड करा, 3 सर्वर है, 20 को 3 से डिवाइड करा, 2 रिमाइंडर आया, तो मैंने बोला भैया इस आईपी का, इस वाली आईपी की जो भी रिक्वेस्ट है वो यहीं जाएगी, हमेशा यहीं जाएगी। अब कुछ भी कर लो, अगर मान लो कुछ, अब क्या क्या इसमें आंसर आ सकते हैं जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हो किसी को, तो आपका रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। उसी बेसिस पे मैंने 0 1 2 सर्वर का नाम रखा और मैंने कहा भैया जो भी रिमाइंडर आ रहा है उस सर्वर में आपने सीधा सीधा भेज दिया इसको। ये आपका आईपी हैशिंग है। तो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से जब भी रिक्वेस्ट आएगी वो हमेशा उसी पर्टिकुलर सर्वर में जाएगी। अब मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बताता हूं। इसकी एक प्रॉब्लम है आईपी हैशिंग के साथ। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ाने या घटाने पड़ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको मान लो एक सर्वर और आपने ऐड कर दिया, आपने S4 ऐड किया, हैश फंक्शन चेंज हो गया। हैश फंक्शन चेंज हुआ तो ये नंबर ऑफ सर्वर क्या हो गए, अब 4 हो गए। अब हैशिंग फंक्शन ने जो रिजल्ट किया था, जो आपका हैशिंग का रिजल्ट आया था वो तो 20 आया था, नंबर ऑफ सर्वर आपके 4 हो गए। अब आपने 20 को 4 से डिवाइड करा तो आपका आंसर आया 0, क्योंकि 4 5 20 होता है, रिमाइंडर 0 आया। तो आपकी रिक्वेस्ट ये वाली अब कहां जाने लग जाएगी, अब ये वाली रिक्वेस्ट आपकी जाने लग जाएगी यहां पे, जबकि वो पहले कहां जा रही थी, पहले वो जा रही थी यहां पे, यहां पे। अब वो इस सर्वर पे जाने लग गई। समझ रहे हो, गड़बड़ हुई ना। पहले आपकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे जानी चाहिए थी, अब आपकी रिक्वेस्ट किस पे जा रही है, इस पे जा रही है, क्योंकि आपने एक नया सर्वर ऐड कर दिया। तो जो आपने यहां पर सेशन मेंटेन कर रखा था, कुछ भी कर रखा था, यूजर लॉग आउट हो गया, उसकी कार्ड एम्प्टी हो गई, उसने जो भी कर रखा था वो सारा ऑपरेशन फेल हो गया। इस चीज को हैंडल करता है आपका कंसिस्टेंट हैशिंग।
कंसिस्टेंट हैशिंग इसको कैसे हैंडल करता है? कंसिस्टेंट हैशिंग ऐसे 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 हैंडल करता है। देखो, कंसिस्टेंट हैशिंग क्या कहता है? वो कहता है भैया एक लो रिंग, सर्कल, रिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। इसमें शेप आती है भाई, आती है यार, इसमें शेप आती है यार। ये लो लॉन्डो, तुम्हारे लिए इजी हो गया काम, मेरे लिए इनफैक्ट। हाँ भाई ठीक है, ये हो गया। तो ये मैंने बना लिया। अभी इसमें क्या है कि मान लो कुछ नंबर, अभी मैं इसको ना एक क्लॉक ले लेता हूँ, मान लो सिंपलिसिटी के लिए ना यार, मतलब आसान काम तो हमें करना ही है, तो ये 12 रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, मान लो रख लिया मैंने 12। तो यहाँ पे क्या होगा, घड़ी आती है 6 होगा ना भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा ना यार, और क्या होगा भैया, ठीक है। तो 1 और 2 इसके बीच में, 4 और 5 यहाँ पे बीच में, 7 और 8 यहाँ पे बीच में, 10 और 11 यहाँ पे बीच में, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक रिंग बना ली, रैंडम नंबर हैं कुछ। अब मान लो हम पता क्या करते हैं, अभी भी हैश फंक्शन है मेरे पास, अभी भी मेरे पास हैश फंक्शन है। कंसिस्टेंट हैशिंग कहता है कितने सर्वर है, मान लो मैंने 3 सर्वर लिए, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वर्स लिए 3, नंबर ऑफ सर्वर्स मैंने लिए 3। तो मैं पता क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा यार इन सर्वर्स को भी ना, इन सर्वर्स को भी हैश कर दो। सर्वर का भी तो आईपी एड्रेस होता है, सर्वर भी तो एक मशीन है, उसका भी एक आईपी एड्रेस है। तो मैंने कहा भैया इसके आईपी एड्रेस का भी हैश निकालो और इसको इस रिंग पे बिठा दो कहीं ना कहीं। तो अभी के लिए मैंने कहा, मान लो सर्वर आपका एक इस आईपी पे बैठ गया और आपने हैश किया, आपका एक नंबर निकला 3 निकला वो, तो आपने उसको यहां बिठा दिया। एक का लेट से आपका 12 निकला, तो उसको आपने यहां बिठा दिया, ठीक है। और एक का आपका 8 निकला, उसको आपने यहां बिठा दिया। अब क्या है कि आपके ये नंबर्स निकले, अब आपकी रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट का आपको मैंने बताया आईपी एड्रेस के कोरस्पॉन्डिंग एक हैश नंबर क्रिएट करोगे आपने। लेट से आपका हैश नंबर निकलता है 2, तो आपकी रिक्वेस्ट 1 आके यहां पे लैंड होती है। कंसिस्टेंट हैशिंग कहती है कि भाई बड़ा सिंपल है, अगर तो तुम्हारी डायरेक्टली किसी सर्वर पे ही लैंड हो गई रिक्वेस्ट, बहुत बढ़िया। अगर नहीं हुई तो क्या करो, अगर सर्वर पे लैंड नहीं हुई तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो और जो भी पहला सर्वर आ रहा है उसमें अपनी रिक्वेस्ट को दे दो। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं गया तो मेरे पास ये आया, तो मैंने कहा सिंपल भैया ये रिक्वेस्ट 1 जो है वो इस सर्वर पे सर्व होगी। लेट मी नेम देम S1, S2 एंड S3, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अगली मैंने मान लो रिक्वेस्ट मारी, अगली रिक्वेस्ट जो मैंने करी उसका मान लो मेरे पास यहां पर आ गया, रिक्वेस्ट 2 मेरे पास यहां पर आई, 9 आया उसमें। फिर क्लॉकवाइज गया, क्लॉकवाइज जाके मैंने उसको यहां पे असाइन कर दिया रिक्वेस्ट 2 को, क्योंकि वो यहां पर आई थी। समझ गए? इस तरीके से आप जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले सर्वर पे असाइन कर दोगे। अब आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भाई अगर एक सर्वर बीच में आ गया तो क्या, तब रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करेंगे? सिंपल है ना यार, अगर तुम्हारा एक सर्वर बीच में आ गया, मान लो तुम्हारा एक सर्वर अब आ गया, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, लेट्स से यहाँ पे आ गया, लेट्स से आपका सर्वर आ गया यहाँ पे S4, 10 पे आ गया। अब क्या, अब जो रिक्वेस्ट पहले S1 पे जाती थी अब उसको एक्चुअली में S4 पे जाना चाहिए। अब आप ये सोचोगे, है ना? तो अब बस ये करना पड़ता है कि आपको जो एक्टिव सेशन है एक बारी यहां पर मेंटेन करवाना पड़ेगा S4 वाले लोड बैलेंसर पर, सॉरी सर्वर पे। लोड बैलेंसर तो खैर कर रहा है काम, S4 वाले सेशन पे आपको कैसे मेंटेन करवाना पड़ेगा। लेकिन आप किस किस आईपी का मेंटेन करवाओगे, आप ये भी तो सोच सकते हो किस किस आईपी का करवाओगे। ऐसे तो यार जैसे पहले भी तो यही दिक्कत थी कि कोई रैंडम आईपी आपने दी और अब जो आपने आईपी दी उसका सर्वर चेंज हो गया, अभी भी वही दिक्कत आ रही है। तो ये सॉल्व कैसे हो रही है? दिक्कत ये है कि जब तुमने ये करा तो तुम्हारे पास जितनी भी आईपीस थी ना, बहुत सारी मिलियंस ऑफ आईपीस के लिए तुम्हें ये दिक्कत आती। यहां पर मिलियंस ऑफ आईपी के लिए दिक्कत नहीं आएगी, यहां पे पता है किसके लिए आएगी? क्योंकि तुमने सर्वर यहां पे डाला, क्योंकि तुमने सर्वर 10 पे डाला, तो तुम ये सोचो 8 से लेकर 10 के बीच में सिर्फ जो रिक्वेस्ट जा रही थी उसी के लिए तो दिक्कत आई। अरे भाई जो 10 के आगे थी वो पहले भी S1 पे जा रही थी, अभी भी S1 पे जा रही है, सिर्फ ये वाली रिक्वेस्ट पहले S1 पे जा रही थी अब वो इस पे जाएगी। तो आपने सिर्फ वो आईपी आइडेंटिफाई करी कि जिनका हैश 9 आ रहा था, जिनका हैश 9 आ रहा था इस केस में। तो आपको पता चला यार एक रिक्वेस्ट थी जिसका हैश 9 आया था R2 का, तो आपने सीधा बोला भैया R2 का सेशन आप अब सर्वर 4 में मेंटेन कर लो, की को मूव कर लो
R2 का सेशन आप सर्वर 4 में मेंटेन कर लो। तो अब आप यहाँ पे नया सर्वर इजीली ऐड कर सकते हो। अगर डिलीट करना हुआ, मतलब अगर एक सर्वर हटाना हुआ तो क्या, अगर तुमने ये सर्वर हटा दिया, सर्वर 2 यहां से हटा दिया, तो भैया क्लॉकवाइज जाओ और सेशन यहां पे मेंटेन कर दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये आपका कंसिस्टेंट हैशिंग है, ठीक है। अभी कंसिस्टेंट हैशिंग में भी एक प्रॉब्लम होती है। वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कंसिस्टेंट हैशिंग वाली। मैं ना इसी में, या चलो इसमें अरेंज नहीं करते यार, इसमें नहीं करते तुम लोग, फिर वो हो जाएगा दिक्कत। कंसिस्टेंट हैशिंग की प्रॉब्लम बता रहा हूं, जिसमें प्लस वीएन लिख रहा हूं मैं, वर्चुअल नोड। ये क्या है बताते हैं, अभी बताते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं। देखो यार, सिंपल बात है, ये तुम्हारी कंसिस्टेंट हैशिंग थी, ठीक है। इसमें तुम क्या कर रहे थे, सर्वर को प्लेस कर रहे थे अपने। अब मैं इंटरेस्टिंग चीज बता रहा था, देखो मान लो ये 12 है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, और यहाँ पे फिर 1 और 2, 4 और 5, 6 और 7 और 8, 10 और 11, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा। अब इसमें प्रॉब्लम पता है कब आ जाती है, जब तुम्हारे सर्वर का हैश गड़बड़ आ जाए। मतलब मान लो तुम्हारे एक सर्वर का हैश आ गया यहाँ पे 9 पे, S1 का हैश आ गया, 11 पे तुम्हारा S2 का हैश आ गया, ठीक है, और 6 पे तुम्हारा S3 का हैश आ गया। मान लो क्या गड़बड़ है सर भाई, ये तो बढ़िया लग रहा है हमें। गड़बड़ ये है कि ये वाली जितनी भी कीज हैं, ये वाली जितनी भी कीज हैं, ये जितना भी हैश आएगा वो सारा सर्वर 3 पे जाएगा, सिर्फ इतना सा सर्वर 1 पे जाएगा और सिर्फ इतना सा सर्वर 2 पे जाएगा। मतलब लोड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अनइवनली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इसमें। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे सर्वर्स की प्लेसिंग ही ऐसी हो गई रिंग के ऊपर। अब मैक्सिमम लोड तुम्हारा सर्वर 3 पे जा रहा होगा, ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है वर्चुअल नोड। तो आप क्या करो, मान लो सर्वर 3 है ना, तो आपने क्या करा, वर्चुअल नोड ऑफ सर्वर 1 बना दिया यहाँ पे, वर्चुअल नोड ऑफ सर्वर 1 यहाँ पे बना दिया, और एक मान लो वर्चुअल नोड ऑफ सर्वर 2 आपने यहाँ पे बना दिया। तो अब क्या हुआ, अब आपने सीधा देखा कि अगर आपका मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट आता है, तो अगर आपका यहाँ पे हैश आया आईपी का, आप यहाँ गए वर्चुअल नोड ऑफ सर्वर 2। वर्चुअल नोड क्या है, मतलब वो कह रहा है कि कहाँ पे एक्चुअली में डालना है। इसका मतलब ये, अगर वर्चुअल नोड ऑफ सर्वर 2 पे आप आए, मतलब आपको डेटा एक्चुअली में सर्वर 2 पे डालना है, सिंपल। तो वैसे आपने वर्चुअल नोड ऑफ सर्वर 1 यहाँ पे बनाया था, तो अगर डेटा कहीं यहाँ पे आया, तो सिवा इसके बजाय कि वो सर्वर 3 पे जाता, अब आपका वर्चुअल नोड ऑफ सर्वर 1 से टकरा गया वो, इसका मतलब डेटा इसका सर्वर 1 में डाल दो, तो अब आपका डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम कुछ वर्चुअल नोड्स ऐसे ही खड़े कर देते हैं, सो दैट डेटा को हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए और किसी एक सर्वर पे लोड ज्यादा ना हो जाए कंसिस्टेंट हैशिंग के केस में। देन लास्ट आता है अब आपका, बहुत फुद्दू सी एल्गोरिदम है, कोई एल्गोरिदम नहीं है वो है बेसिकली कंटेंट बेस्ड या फिर जियो लोकेशन बेस्ड। सिंपल है कि कभी कभी आप लोड बैलेंसर इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो कि अगर मैं कोई स्टैटिक फाइल्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ CSS जावास्क्रिप्ट वाली, तो वो इस पर्टिकुलर सर्वर पे जाएं, और अगर मैं कुछ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो दूसरे सर्वर पे जाए। ये आपका कंटेंट बेस्ड हो गया। लोकेशन बेस्ड में ये होता है कि अगर मैं मुंबई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि मुंबई, अगर मैं इंडिया से कहीं पे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा मुंबई में सर्वर है, तो मैं चाहूंगा वो मुंबई वाले सर्वर पर ही रिक्वेस्ट जाए, ठीक है, अमेरिका वाले सर्वर पर रिक्वेस्ट ना जाए, सिंपल, ताकि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फास्ट हो सके। इसीलिए आप जियो लोकेशन बेस्ड भी करते हो कि जो आपके लोकेशन के सबसे पास सर्वर है उस पर आपकी रिक्वेस्ट चली जाए। सो ये था भैया लोड बैलेंसर की एल्गोरिदम सारी अलग अलग, जिसमें मैंने तुम्हें सारी एल्गोरिदम पढ़ा दी है। ये सब पढ़ा दिया, आईपी हैशिंग पढ़ा दिया, कंसिस्टेंट हैशिंग भी पढ़ा दिया, वर्चुअल नोड भी पढ़ा दिए, एंड कंटेंट बेस्ड एंड जियो लोकेशन बेस्ड भी पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लोड बैलेंसर खत्म नहीं हुआ है, लोड बैलेंसर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी इन डेप्थ चीजें अभी भी पढ़नी बाकी हैं, ठीक है। मास्टर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज चल रही है, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, यहां पर सब्सक्राइब करके रखो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वाले में। सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय गाइस।